नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल 143 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 143 के असली जो 3 क्लोजेज हैं जो पावर देते हैं प्रेसिडेंट को, उनके बारे में कि भी कैसे प्रेसिडेंट है वो सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का। इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे कि ये कहाँ से आया है। तीसरा इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रेसिडेंट को सलाह देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं, जो ग्रे एरिया है उसको क्लियर करने के लिए, मतलब लीगल मैटर में कैसे ये सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को। तो उसके बारे में हम सब ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। पीछे ये बहुत न्यूज में था कि गवर्नर टाइम पे बिल है वो पास नहीं कर पाता है, और बिल नहीं पास करता है तो क्या होता है कि जो एक्ट नहीं बन पाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, गवर्नर पे टाइम लिमिट लगा दी थी कि 90 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है, बिल को पास करना है। और बिल कहते हैं ना, गवर्नर है या तो साइन करके दे देता है स्टेट गवर्नमेंट को, या वो अपने पास ही रख लेता है, या वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए रख लेता है। जब स्टेट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैम्पर करना हो ना, तो गवर्नर का यूज करके इस तरीके से किया जाता है। अब 5-5 साल तक, 3-3 साल तक गवर्नर अगर बिल पास नहीं करेगा तो स्टेट मशीनरी कैसे काम करेगी। तो उसके रिगार्डिंग काफी सारे स्टेट, चाहे केरला की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो वो कोर्ट का रुख करते हैं। तो कोर्ट इस पे डिसीजन देता है कि गवर्नर को 90 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है, भाई बिल है वो किसी भी हालत में पास करना है। अब इस बात से गवर्नमेंट को होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को चिढ़। तो उन्होंने प्रेसिडेंट का हवाला देते हुए, आर्टिकल 143 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया, क्या सुप्रीम कोर्ट आप मुझ पे टाइम लिमिट लगा सकते हो, मुझे बाउंड कर सकते हो, गवर्नर को बाउंड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि ये चीज कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको गवर्नर के जो आर्टिकल 200 के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे वो बिल को होल्ड करके रखता है। तो गवर्नर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 143 के बारे में। तो आर्टिकल 143 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहाँ से आया है? यो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, सेक्शन 213, यहाँ से ये निकल के आया है। ये कब था? जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो उस टाइम फेडरल जो कोर्ट था, उसके जो गवर्नर जनरल होते थे, वो फेडरल कोर्ट से क्या लेते थे, लीगल ओपिनियन लेते थे। तो यहीं से निकल के आता है आर्टिकल 143। आपको पता है कि मेजर पोर्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अब हम करते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, वो आपने पढ़ना है। तो आर्टिकल 143 का आपको पता लग गया कि कहाँ से निकल के आया है। इसका जो क्लोज नंबर 1 कहता है, वो प्रेसिडेंट को अनेबल करता है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई फैक्ट जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, सुप्रीम कोर्ट से उसके बारे में क्या ले सकता है, बात कर सकता है, सलाह ले सकता है। लेकिन मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्लोज 1 के थ्रू क्या कर सकता है, आंसर दे भी सकता है और ना भी दे सके, वो उसकी मर्जी है। फिर आर्टिकल 143 का क्लोज 2, इसमें क्या होता है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी होती हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो ट्रीटी या डिस्प्यूट थे, ठीक है, या एग्रीमेंट हुए थे, उसमें तो कोर्ट को मस्ट गिव इट्स ओपिनियन, मतलब इसमें अपना ओपिनियन देना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं ना, जैसे हमारा और बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, 100वां संविधान में संशोधन हुआ था, उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही थी, क्योंकि हमारी कुछ लैंड है, हमने किसी और कंट्री को देनी थी, और वहां से हमारे जो कुछ लैंड है, हमारे जो हिस्से आती थी, वो हमने लेनी थी। फिर आर्टिकल 145 का क्लोज 3 ये क्या कहता है, अगर इस तरह के जब मैटर आते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है, और वो मिनिमम 5 जजेस की बेंच होती है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को सुनने के लिए, और मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन इसमें बनता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो गवर्नर की मैं बात कर रही थी कि बिल्स को लेके कैसे वो होल्ड करके बैठ जाते हैं बिलों को।
तो पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो कह दिया था कि 90 दिनों के अंदर किसी भी सूरत में है गवर्नर है वो बिल पास करके देगा या अपना ओपिनियन है उस बिल के रिगार्डिंग देगा ही देगा। और फिर अब जब ये रिवर्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन कि हम बाउंड नहीं कर रहे हैं, बस सलाह दे रहे हैं कि टाइम से काम कर लीजिए करें अपना। तो अब इस डिसीजन को रिवर्स करने के लिए 5 जजों से ज्यादा जो जजेज की बेंच बनेगी तब जाके डिसीजन रिवर्स होगा। तो ये थोड़ी सी बात आपने याद रखनी है। अब इसका जो नेचर है आर्टिकल 143 का, ये एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है, बट पर्सुएसिव वैल्यू होता है। मतलब ये कोर्ट जब इस आर्टिकल का यूज करता है और बोलता है तो इसकी एक अपने आप में एक वैल्यू है। और अब तक अगर बात करें तो सिर्फ 15 बार इस आर्टिकल का यूज किया गया है 1950 से लेकर अब तक। प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट एक्ट एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइल मेकिंग अ रेफरेंस। मैंने आपको बताया ना कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन किए हैं 14 क्वेश्चन के भी, मुझे जवाब दो, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो उसके बारे में अब प्रेसिडेंट सीधा ना थोड़ा सुप्रीम कोर्ट गई है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सलाह करी और उनके बाद जो सरकार का अटॉर्नी जनरल होता है वो जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। कैन नॉट नलीफाई और ओवरराइड फाइनल जजमेंट, और इसको नलीफाई नहीं किया जा सकता, ओवरराइड नहीं किया जा सकता फाइनल जजमेंट को, ठीक है। इतना आपको देखना है। अब हम आगे देखते हैं कि इस आर्टिकल का है वो सिग्निफिकेंस क्या है। पहला सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफर कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस देता प्रेसिडेंट को। अब जजेस को जितना इंटरप्रिटेशन पता है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो प्रेसिडेंट को इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्यों लीगल नॉलेज नहीं होती, क्योंकि प्रेसिडेंट तो क्या होता है ना कि किसी भी फील्ड का पर्सन को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि उसको लीगल मैटर की जानकारी हो, अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह वो ले सकते हैं। सेकंड क्या है, ओवर रीच से बचाता है और इंस्टीट्यूशनल हार्मोनी है वो बनी रहती है, मतलब कि एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर होने से ये बचाता है। अब अपने आप तो देखो सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, जब सलाह मांगी जाती है तभी देगा। अगर अपने आप से सलाह देते हैं तो लेजिस्लेटिव को या मिनिस्टर्स को या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारे काम में इंटरफेयर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से ओवर रीच से बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल टूल भी है, संवैधानिक टूल भी है, एक जरिया है लीगल एडवाइस के लिए विदाउट एडवर्सल लिटिगेशन। पहले कोई लिटिगेशन जाए, मतलब कोई फाइल जाए, कोई अपील जाए, उससे पहले ही सलाह ले ली जाती है कि भाई इस काम को हमने कैसे करना चाहिए। क्लैरिफाई करता है जो ग्रे एरिया, मतलब कि हमें समझ नहीं आता, हम डिलेमा में होते हैं, मतलब हम नहीं, गवर्नमेंट डिलेमा में होती है कि ये चीज़ करें नहीं करें, और ये करेंगे तो सही है कि नहीं है, तो पहले से ही इंटरप्रिटेशन कर ली जाती है कि ये चीज़ ऐसे करनी ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। अगर हम ग्लोबली इसका वो देखें, फीचर देखें, तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ग्लोबली कनाडा की अगर बात करें, परमिट करता है एडवाइजरी ओपिनियन। आपको पता है ना, एक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कनाडा से भी लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है। तो और यूएसए की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोहिबिट करता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना यूएसए में एक स्ट्रिक्ट रूल है सेपरेशन ऑफ पावर का, ठीक है। मतलब जुडिशरी अपना काम करेगी, पार्लियामेंट अपना काम करेगी और एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा मिक्सअप है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो थोड़ा मिक्सअप है। लेकिन फिर भी डीपीएसपी में जो आर्टिकल 50 है, डीपीएसपी में जो आर्टिकल 50 है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट देता है। मतलब कि भाई 50-50 कर दो, पावर है वो अलग अलग कर दो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मैंने एक सिंगल स्लाइड के थ्रू, एक इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये चीज़ है वो समझ आई होगी और आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। इतना टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें, इजीली यूज कर सकते हो आप इस स्लाइड को और आप इसको लर्न भी कर सकते हो इजीली। तो आपको लर्न करने वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको याद रखना है सेक्शन 213 कहाँ से आया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। मतलब कई बार क्वेश्चन अब इस तरह से नहीं पूछते हैं, आर्टिकल 143 का यूज क्या है, ठीक है। तो पूछ लेंगे थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए कि कहाँ से निकल के आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इससे भी ट्रिकी बनाना है
तो इसका सेक्शन 213। फिर आर्टिकल 143 का क्लोज 1 क्या कहता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज कर सकता है प्रेसिडेंट किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट आंसर भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन क्लोज 2 की बात करें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज के बारे में, तो यहाँ पे ओपिनियन देना ही देना पड़ेगा किसको, सुप्रीम कोर्ट को। फिर इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं तो इसके लिए कम से कम हमें मिनिमम 5 जजेस की बेंच है वो चाहिए होगी। अब 5 जजेस की बेंच चाहिए होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आर्टिकल 145 का यूज करके ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बनाई जाती है। फिर आपने देखना है कि बाइंडिंग नेचर है, एडवाइजरी नेचर है, बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट है वो एडवाइस लेता है सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, क्योंकि जो काम होते हैं ना वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, लेकिन करते कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री करते हैं इस काम को, ठीक है। फिर भी इसका सिग्निफिकेंस ये हो जाता है कि ओवर रीच को बचाता है भी, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, जब सलाह लेनी होती है तो दे देता है, अदरवाइज नहीं देता है, ठीक है। और जो लीगल मैटर की जानकारी नहीं होती तो तब भी सलाह ले सकता है प्रेसिडेंट। और कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा में एडवाइजरी नेचर का ओपिनियन परमिट कर सकता है कोर्ट, यूएसए में इस तरह का नहीं है, क्योंकि यूएसए में स्ट्रिक्ट वो है सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। और सेपरेशन ऑफ पावर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो डीपीएससीपी का जो आर्टिकल 50 है वो बात करता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा।